आज आप लोगों को जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ उसको शीर्षक दिया है मैंने भाग्यश्री। ये कहानी है अमृता की और इस कहानी का एक और अहम किरदार है रमेश। हालांकि आज से 2 बरस पहले अगर आप अमृता से मिले होते तो अमृता के पास बैठना तो दूर, आप अमृता से बात करना भी पसंद नहीं करते। वैसे अमृता हमेशा से ऐसी नहीं थी। अमृता के घर वालों ने तो उससे एक अलग दूरी बना ही रखी थी, पर अमृता ने भी एक अजीब सी दूरी बना रखी थी खुद से। उसे अपने होने से, इस दुनिया में अपने होने के अस्तित्व से, अपने वजूद से भी बहुत घिन सी आती थी। वैसे अमृता हमेशा ऐसी नहीं थी। अमृता अपने माँ बाबा की दुलारी थी, 5 भाइयों की इकलौती बहन थी वो। बाबा गांव के सरपंच थे तो सो अलग ही रुतबा था उनका। माँ बताती हैं कि जब अमृता पैदा हुई थी तो बाबा ने पूरे गांव में ढोल ताशे बजवाए थे। भाई लोगों से कहते नहीं थक रहे थे कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। पर अमृता थी तो एक आम इंसान ही, वो भी सदा की नासमझ। और एक वक्त पे आकर उसे भी वही रोग लगा जो दुनिया में सबको लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेम रोग की। अब प्रेम को मेरा रोग कहना आप सबको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि प्रेम तो ताकत होता है, प्रेम तो हिम्मत होती है, प्रेम का दूसरा नाम ही समर्पण है। पर यही प्रेम ना, अगर आपको किसी गलत इंसान से हो जाता है तो ये आपको दीमक की तरह खोखला करके छोड़ता है। आप बाहर से कितना भी मजबूत होने की कोशिश करें पर अंदर से आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। बाहर से आप कितना भी मजबूत हो, अंदर से आपकी आत्मा भी बिखर कर रह जाती है। पर जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो आपकी आंखों में एक सुनहरी सी पट्टी बन जाती है और उस वक्त आपको सब कुछ चारों तरफ बिल्कुल चमकीला चमकीला सा नज़र आता है। अमृता को हमेशा से मालूम था कि बाबा कभी भी गैर बिरादरी में शादी के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन दिल पर किसका जोर। कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते लेते कब वो अमन के साथ अपना दिल हार बैठी उसे पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया अपनी अलग दुनिया बसाने का। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था ना कि प्रेम में आपकी आंखों में बड़ी सुनहरी पट्टी बंधी होती है, उस वक्त आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो एक रोज़ तय किए गए पते पर अमृता अपने घर पर एक चिट्ठी छोड़कर कुछ किताबें और कुछ कपड़े लेकर निकल आई अमन के संग अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। रात के 11 बजे रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी वो अमन का इंतज़ार कर रही थी। उसने अमन को फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ। पर अमृता को जरा से भी फिक्र नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था ना कि प्रेम का दूसरा नाम भी विश्वास होता है। और अमृता को अपने से ज़्यादा विश्वास था अमन पे। उसे लगा कि हो सकता है कोई हमारी लोकेशन न ट्रैक कर सके, इसलिए अमन ने सेफ्टी के लिए अपना फ़ोन बंद कर दिया है। पर आधे घंटे और बीते, अमन का फ़ोन स्विच ऑफ। 12 बज गए, अमन का फ़ोन स्विच ऑफ। 1 बज गए, अमन का फ़ोन स्विच ऑफ। 2 बज गए, अमन का फ़ोन स्विच ऑफ। अब अमृता को घबराहट होने लगी। पूर्णमासी की रात, सुनसान रेलवे स्टेशन और अकेली इंतजार करती बैठी अमृता। जरा सी भी कहीं पत्ते की खड़खड़ाहट की भी आवाज़ होती थी तो अमृता के चेहरे पर उम्मीद की लहर दौड़ जाती थी। उसे लगता था कि शायद अमन आ गया है। कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, वो हर तरफ देख रही थी कि शायद किसी तरह से अमन आ जाए, किसी दिशा से अमन उसे आता हुआ नजर आ जाए। वो बार बार अमन को फ़ोन मिलाती रही, फ़ोन स्विच ऑफ, फ़ोन स्विच ऑफ, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ। ना ही अमन का फ़ोन आया और ना ही अमन। बिल्कुल सुबह 5 बजने को थे, अचानक से उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, मुझे माफ़ कर दो अमृत, मैं मजबूर हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद अमृता के ऊपर बिजली गिर पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीच मंडप में दुल्हन बनी खड़ी हुई है और अमन आगे से बारात वापस लेकर चला गया। अब उसके आंखों के सामने से वो सुनहली पट्टी हट चुकी थी। अब उसे नजर आ रहे थे अपने शर्मिंदा पिता, रोती बिलखती माँ और अपने शर्मसार भाई। अब अमृता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लोगों के पास दोबारा जा सके, उनको अपनी शक्ल दिखा सके, और उसमें तो अब जिंदा रहने की भी हिम्मत नहीं थी। वो जीकर क्या करेगी, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर अमृता ने यह तय किया कि अगली रेलगाड़ी जैसे ही आएगी इस रेलवे स्टेशन पर वो अपनी जान दे देगी। और वो पथराई आंखों से रेलवे स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ी का इंतजार करती रही।
और अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, टक टक टक। ये तो जानी पहचानी सी आवाज़ है। ये रमेश की बैसाखी की आवाज़ है। रमेश अमृता के बाबा के दोस्त का बेटा था, जिसे बचपन में ही पोलियो हो गया था और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो वो उनके ही घर पे रहा करता था। कुछ कामों में भाइयों की मदद कर देता था। वैसे अमृता के पाँव तो कभी भी किचन में नहीं पड़ते थे, लेकिन रमेश की आदत थी, वो माँ के लाख मना करने पर भी किचन में उनकी मदद करने पहुँच जाता था। माँ का बहुत दुलारा था रमेश। उसी बेंच पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रमेश अमृता के बगल में बैठ गया और शायद 2-4 मिनट दोनों के बीच में गहरी खामोशी रही। और फिर रमेश ने जो बोला उसे सुनने के बाद अमृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमृता, जब तुम घर से निकल रही थी ना, तो मैं तुम्हें रोकना चाहता था। मैं तुम्हारे पीछे आया भी था, पर अचानक से पीछे से बरामदे में किसी के चीखने की आवाज़ आई और जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बाबूजी ज़मीन पर गिरे पड़े थे। तुम्हारी चिट्ठी बाबूजी को मिल गई थी और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें इतना भी वक्त नहीं मिला कि हम उन्हें अस्पताल ले जा पाएँ। माँ रो रो कर पागल हो गई। अमृता, बाबूजी को विदा करने की तैयारी चल रही है, तुम घर चलो। तुम बाबूजी को अंतिम विदाई नहीं दोगी क्या? और ये सुनने के बाद अमृता को महसूस हुआ कि वो बेटी नहीं है, वो नागिन है। वो नागिन है जिसने अपने ही बाप को डस लिया। शर्म के बारे वो जमीन में गड़ी जा रही थी। वो किस मुंह से जाएगी बाबूजी को विदा करने? किस मुंह से जाएगी माँ के सामने? और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप रमेश का हाथ पकड़े पकड़े अपने घर की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। बाबूजी के क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। लोग उस पर थू थू कर रहे हैं। माँ धाड़े मार मार कर रो रही हैं, उसे कोस रही हैं कि ऐसी बेटी होने से तो बहुत अच्छा है कि मैं बांझ हो जाती। कितने प्यार से बाबूजी ने उसका नाम अमृता रखा था। बिस बनकर खा गई। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है मैं जीवन भर बांझ रहती। और फिर उसके बाद अमृता ने सामने जो देखा, उसे देखने के बाद तो उसे लगा कि अभी के अभी उसे मर जाना चाहिए। जिन हाथों में, जिन कलाइयों में वो राखी बांधती थी, उसी हाथों से उसके बड़े भैया, उसके बड़े दा उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा रहे थे। अमृता देखकर समझ चुकी थी कि जीते जी उसका क्रियाकर्म किया जा रहा है। हमेशा हमेशा के लिए उसे इस घर से विदा कर दिया जा रहा है। अमृता उस पेड़ की ओट में खड़ी सब कुछ देखती रही। उसके पैर बिल्कुल पत्थर हो गए थे। उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। अमृता का दिल कर रहा था कि वो दौड़कर बाबूजी के कमरे में जाए और उनकी बंदूक लाकर अपने बड़े दा के हाथ में रख दे और बोले कि दा, मुझे अभी के अभी मार दो, कम से कम तुम्हारे हाथों मरूंगी, अपने घर की चौखट पर मरूंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी बाबूजी मुझे माफ नहीं करने वाले। पर वो इतनी बेशर्म नहीं थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अब वो ये ज़िंदगी नहीं जी सकती है। वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। इस बोझ के साथ वो नहीं जी सकती। और अचानक से वो बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ, और सामने से उसे आती दिखाई दी वो रेलगाड़ी, और पीछे से उसे लगातार सुनाई दे रही थी वो आवाज़, रुक जाओ अमृता, रुक जाओ अमृता, मत करो ऐसा, रुक जाओ अमृता। पर अमृता कूद चुकी थी।